तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। उत्तराखंड जीके की क्लास है और उत्तराखंड जीके में आज हम शुरू कर रहे हैं पंवार वंश। पंवार वंश या परमार वंश। परमार वंश पहाड़ पर आकर के हो गया आपका पंवार वंश। नाक से बोलेंगे ना तो हो जाएगा आपका पंवार वंश। परमार वंश भी कहते हैं उसको, पंवार वंश भी कहते हैं। तो पंवार वंश और परमार वंश के पीछे क्या कहानी है ये अभी मैं आपको समझा करके चलूँगा। अच्छा, आपको पता है उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी हैं, एक कुमाऊँ कमिश्नरी और एक गढ़वाल कमिश्नरी, है ना। गढ़वाल का नाम शुरू में हुआ गढ़पाल। गढ़वाल का जो नाम हुआ पहले था गढ़पाल। गढ़पाल का मतलब क्या हुआ? गढ़ के राजा। अच्छा, अब आपने देखा होगा किला, किला या दुर्ग, किला या दुर्ग। कबड्डी खेले हो बचपन में? हाँ, बचपन में कबड्डी खेलो गांव में, तो कबड्डी के जो पाले होते थे ना उसे कहते थे गढ़। ये मेरा गढ़ और ये तेरा गढ़। तो जो मेरा गढ़ है उसमें तू नहीं आ सकता और तेरे गढ़ में मैं नहीं आ सकता, है ना। तो गढ़ का एक मतलब दुर्ग या किला भी हो गया। तो गढ़वाल में एंशिएंट एज में या ये कह सकते हो प्री मेडिवल एज में बहुत सारे किले थे, छोटी छोटी रियासतें थीं। जैसे भारत में था ना कि अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और उसके बीच में छोटी छोटी जो रियासतें थीं वो अंग्रेज़ों ने छोड़ दी। एक बार उनको कब्ज़े में किया और कब्ज़े में करने के बाद उनको छोड़ दिया। तो उन्हें क्या कहते थे हम? देसी रियासतें ना, है ना। 15 अगस्त जब 1947 को जब हम आज़ाद हुए तो देसी रियासतों को क्या गया ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहें तो भारत के साथ रहें, चाहे पाकिस्तान के साथ रहें, चाहे आप अपना स्वतंत्र वजूद बना लें, है ना। तो वो अलग बात है। तो गढ़वाल में भी अलग अलग समय पर अलग अलग रियासतें रही हैं, लेकिन उनको रियासतें ना कह करके उनको कहते थे गढ़, क्योंकि हर रियासत के पास अपना एक छोटा या बड़ा किला होता था जिसको कहते थे गढ़। तो अब उन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ हुआ करता था उस दौर में। हम ये नहीं कह रहे सबसे फेमस, लेकिन उन्हीं गढ़ों में से एक गढ़ होता था जिसका नाम था चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ है चमोली में, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आएंगे। अच्छा, भारत का सबसे पहले इंटीग्रेशन किसने किया? आप बताओ। चाइना। अच्छा, चाइना नहीं, अंजलि आप बताओ। भारत को सबसे पहले एक किसने किया? दिमाग पे जोर डालो। भारत को सबसे पहले एक किसने किया होगा? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, बादशाह औरंगजेब ने, ये अजातशत्रु ने, ये बिंबिसार ने, या अंग्रेज़ों ने? अंग्रेज़ों ने। आप बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप बताएं। वैसे कहते हैं ना कि भारत को सबसे पहले एक सूत्र में किसने बना, इंटीग्रेट किसने किया? तो हम कहते हैं मौर्य वंश ने। इसका आंसर हम देते हैं मौर्य वंश। अच्छा, मौर्य वंश का जो फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हुआ बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद हुआ अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा अशोक। ये मैंने शायद आप लोगों को पढ़ाया भी है पहले, है ना। ये मौर्य वंश की वीडियो भी मैंने बना रखी है, वीडियो है भी, लेकिन वो वीडियो मैंने बहुत जल्दी में बनाई थी। जब दोबारा से कभी मुझे मौका मिलेगा तो उसके लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ज़्यादातर लोग आप लोग जानते ही होंगे कि आज से करीब 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा हुआ है। तब हुआ जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर की मौत के बाद उसने बड़ी तेज़ी से, बिजली की तेज़ी से लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। तो भारत एक भूगोल था बहुत सारी छोटे छोटे किलों या बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में। बल्कि उस समय उन किलों को क्या कहते थे तवस्सुम, उन रियासतों को क्या कहते थे तवस्सुम। बताएंगी कि गढ़वाल में जिन्हें गढ़ कहते थे, भारत में उन रियासतों को क्या कहते थे उस दौर में? नहीं, महाजनपद। जन या महाजनपद, है ना। आपको पता है ना, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ है? आर्य आए, है ना। आर्य भारत में आए। आर्य जो आए थे छोटे छोटे और बड़े बड़े कबीलों में आए थे। वैसे तो 5 मुख्य कबीले थे। अब ये कबीले क्या थे? छोटे या बड़े कबीले जो थे आपस में मिले और मिल करके इन्होंने अपना जो एम्पायर बनाया उसको कहा गया जन। चाहे वो कबीले अपनी मर्जी से आपस में जुड़े या एक बड़े कबीले ने आसपास के छोटे कबीले को जीत लिया, अब ये आपस में मिलकर कहलाए जन। धीरे धीरे जन का आकार बढ़ा, जन आपस में जुड़े या किसी एक शक्तिशाली जन ने किसी दूसरे जन को जीत लिया, अब ये कहलाए महाजनपद। तो जिन्हें हम गढ़वाल में गढ़ कहते हैं ना, या उत्तराखंड में जिन्हें हम गढ़ कहते हैं, उस दौर में उत्तर भारत और मध्य भारत में उन्हें हम कहते थे महाजनपद। उत्तर भारत और मध्य भारत का ही नाम क्यों लिया मैंने? क्योंकि आर्य जो थे विंध्याचल पर्वत के पार नहीं पहुँचे थे। आर्य विंध्याचल पर्वत के पार नहीं पहुँचे ना, है ना। उधर बिहार बंगाल के पार और उधर विंध्याचल पर्वत के पार आर्य पहुँचे नहीं। तो महाजनपद शब्द जो मिलता है वहीं मिलता है। अब भारत में जो सबसे पावरफुल महाजनपद हुआ वो था मगध। मगध कहाँ है? आज के बंगाल और बिहार में। तो इसी मगध को केंद्र बना करके बिंबिसार से शुरू करके धीरे धीरे भारत का इंटीग्रेशन शुरू हो गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा राजा था जिसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, लेकिन कलिंग को नहीं जीत पाया था वो। कलिंग कहाँ हुआ? उड़ीसा में ना, है ना। हाँ, कलिंग कहाँ हुआ? उड़ीसा में। इसको जीता अशोक ने।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का एकीकरण किसने किया, तो आपको सही आंसर जो है आप ये देंगे कि मौर्यों ने किया। अच्छा, मौर्यों में किसने किया कि इसको लगभग जो है कि पूरा कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन भारत के एकीकरण को पूरा किया कलिंग को जीत करके किसने? सम्राट अशोक ने। कलिंग, वर्तमान कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा है ना, उसका पुराना नाम क्या है? कलिंग। तो इसी तरह से छोटे छोटे गढ़, कुछ छोटे कुछ बड़े गढ़ जो थे वो गढ़वाल में थे। उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं का पुराना नाम क्या है? मानसखंड, और गढ़वाल का केदारखंड, ठीक है ना। तो केदारखंड में या गढ़वाल में, गढ़वाल का नाम गढ़वाल क्यों पड़ा? यहाँ पर जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनको कहते थे गढ़, ठीक है साहब, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गढ़वाल। ओके, धीरे 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 ये क्या हो गया? गढ़वाल हो गया। ओके, अब बहुत सारे राजा थे यहाँ पर गढ़वाल में। यहाँ पर कार्तिकेय वंश भी हुआ है, तो यहाँ पर पंवार वंश या परमार वंश भी हुआ है। बाद में वो टिहरी रियासत हो गई है। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ राज किया है, गोरखों ने भी यहाँ पर राज किया है। इसी तरह से कुमाऊं में, जिस समय पंवार गढ़वाल में राज कर रहे थे, उसी दौर में कुमाऊं में चंद राज कर रहे थे। और जिस तरह से आप देख रहे हो ना, जैसे रूस यूक्रेन लगातार लड़ते रहते हैं, अतीत में ईरान इराक लगातार लड़ते रहे, समझ रहे ना। तो ये जो अतीत में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में भी झगड़े होते रहे। चंद राजा और परमार राजा अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। कभी कभी बीच में ऐसा हुआ कि दोस्ती भी हो जाती थी, लेकिन फिर से दुश्मनी हो जाती थी। तो कुमाऊं और गढ़वाल, आसिया मुझे बताओगे आप, कुमाऊं गढ़वाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? आसिया बताएंगी। कुमाऊं गढ़वाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी है जो कुमाऊं गढ़वाल की सीमा बनाती है? अंजलि, जीशान, हाँ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? मनीष, हाँ आप बताएं, आप बताएं। अलकनंदा। तो नए बच्चे, तुमको मैंने बताया तो था अभी, पुराने बच्चे तो फटाक से बोल दे रहे हैं। अलकनंदा जो है आमतौर पर कुमाऊं गढ़वाल की सीमा बनाती है, आमतौर पर, है ना। जगह जगह से ऐसा है भी नहीं, कहीं ऐसा भी है जहाँ पे ये सीमा नहीं बनाती, लेकिन आमतौर पर कुमाऊं गढ़वाल की सीमा बनाती है अलकनंदा। ओके, चलिए खैर। तो कुमाऊं में चंद राजा और गढ़वाल में पंवार या परमार राजा आपस में अक्सर लड़ते रहे। तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम पंवार या परमार वंश को समझ लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि परमार या पंवार वंश था कहाँ पर? इसकी शुरुआत तो हुई चांदपुर से। चांदपुर जो थे एक छोटी सी रियासत थी गढ़वाल में। गढ़वाल में कहाँ पर? चमोली ज़िले में, ठीक है ना। खैर, अच्छा आपको पता है गढ़वाल में इस समय कौन कौन से ज़िले आते हैं? उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं। 13 में से 7 ज़िले गढ़वाल में और 6 ज़िले जो हैं वो कुमाऊं में। उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, ये जो 7 ज़िले हैं ये गढ़वाल में आते हैं। बाकी के 6 ज़िले कुमाऊं में आते हैं। अब देहरादून का जो इलाका है, कभी परमारों या पंवारों के पास रहा, तो कभी मैदानी राजाओं ने इसको जीत लिया। ये तराई भावर की जो बेल्ट है ना, तराई भावर की बेल्ट जो है, कभी पहाड़ के राजाओं के कब्ज़े में आ जाती थी, कभी तो मैदान के जो हमलावर थे वो इसको जीत लेते थे। तो खैर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर कत्यूरी, कार्तिकेयपुर में आपको पढ़ा चुका हूँ, कुड़िंद राजा वगैरह वो पढ़ा चुका हूँ। बात हम करेंगे परमार या पंवार वंश की। तो उत्तराखंड को नहीं, मैं आपको कहूँ गढ़वाल को एक जो किया था सबसे पहले, वो कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं ने किया था। उसके बाद फिर गढ़वाल में फिर से छोटी छोटी रियासतें बन गई। अब इन छोटी छोटी रियासतों को फिर से एक किया गढ़वाल के नेपोलियन, गढ़वाल के अशोक, गढ़वाल के बिस्मार्क, राजा अजयपाल ने। अजयपाल की जो डेथ हुई है, अच्छा अजयपाल राजा कब बना है इसको लेकर के विवाद है। कोई कहता है कि 1490 में राजा बना और कोई कहता है कि सन 1500 में राजा बना, लेकिन ये बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है कि इसकी जो डेथ हुई है वो 1519 में हुई है। 1519 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में राबिया और तबस्सुम के अलावा बताएं और भी किसी नज़रिए से महत्वपूर्ण है। 1519 का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में और भी किसी नज़रिए से महत्वपूर्ण है। तबस्सुम और राबिया के अलावा कोई बताए? बिलाल भी नहीं बोलेगा, हाँ और कोई बताएं। 1519 में ऐसा क्या हुआ था जहां भारत में हम कह सकते हैं एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। जिस तरह से 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। हाँ, राबिया नहीं बोल पा रही है सर। हाँ राबिया बताओ, 1519 में क्या हुआ था? जो हाँ 1519 में युद्ध हो गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। हाँ साहब, बिलाल बताओ। हाँ, भेरा और बाजावर पे, चलो कहीं चाहे झगड़बुरी पे, ठीक है, कहीं पर भी 1519 में भारत पर पहली बार बाबर ने हमला किया था। तो जिस साल 1519 में बाबर ने भारत पर पहला हमला किया था
उसी साल अजय पाल की डेथ हुई थी 1519 में। ठीक है, तो अभी अजय पाल पर नहीं चलेंगे। तो गढ़वाल का या गढ़वाल में पंवार वंश का या परमार वंश का सबसे पहला शक्तिशाली राजा, सबसे पहला, ऐसा नहीं कि सबसे शक्तिशाली राजा ना, सबसे शक्तिशाली नहीं, सबसे पहला उल्लेखनीय और सबसे पहला शक्तिशाली राजा जिसने सभी गढ़ों को जीत लिया वो था अजय पाल। तो अभी अजय पाल की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे। प्रश्न आता है कि जो परमार या पंवार वंश है उसकी फाउंडेशन या स्थापना किसने की। तो अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि साहब इसकी जो फाउंडेशन की वो की कनक पाल ने, कोई कहता है अजय पाल ने की, कोई कहता है जगत पाल ने, तो कोई कहता है अनंत पाल ने इसकी फाउंडेशन की। इसको लेकर के विवाद है कि परमार या पंवार वंश की फाउंडेशन की किसने। जैसे आपसे पूछा है क्वेश्चन, वंशावली समझते हो आप? वंशावलियाँ या वंशावली समझते हो? वंशावली समझते हो? हैं? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सनव्वर। उनके पापा का नाम यानी तुम्हारे दादा का नाम है मुजफ्फर। उनके पापा का नाम, हाँ, है ना, दादा से आगे नाम का हमें पता ही नहीं है ना, है ना। चलो फॉर एग्जांपल, मेरा नाम राकेश, मेरे पिताजी का नाम मुकेश, मेरे दादाजी का नाम सुरेश, है ना, उनके पिताजी का नाम महेश और उनके पिताजी का नाम दिनेश, है ना, उनके पिताजी का नाम अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, है ना, मैथ में चलता है ना अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये सारा का सारा क्या आ रहा है, इसी को हम कहते हैं वंशावली, है ना। तो अब हमारे यहाँ अलग अलग इतिहासकार हुए, उन इतिहासकारों ने जो है रिसर्च की है। अब वो वेद पढ़े, पुराण पढ़े, बहुत सारे कुछ कवि हैं तो कवियों को देखा तो बहुत सारे अभिलेख या शिलालेख मिल गए, तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च के बाद कुछ अनुमान लगाए, कुछ सत्य है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने कहा कि परमार वंश की जो वंशावली ये है। वंशावली माने पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। तो इसमें एक है ब्रैकेट, एक है हरिकृष्ण रतूड़ी, एक है सुदर्शन एटकिंसन। सुदर्शन शाह तो खुद राजा हुए, इन्होंने भी अपनी वंशावली बनवाई, इन्होंने भी अपने हिसाब से रिसर्च करवाई और बताया कि भाई हमारे यहाँ देखो सबसे पहले कौन हुए, फिर कौन हुए, फिर कौन हुए। वंशावली का मतलब समझ रहे हो ना, है ना। तो एटकिंसन, ब्रैकेट, हरिकृष्ण रतूड़ी और सुदर्शन शाह की जो वंशावलियाँ मिली हैं या उनकी रिसर्च के अनुसार उन्होंने जो बताया है उसके मुताबिक कनक पाल जो था इस वंश का पहला राजा था। ठीक है साहब। अब मौलाराम है ना, कवि है ना, मौलाराम गढ़वाल के प्रसिद्ध कवि भी और प्रसिद्ध चित्रकार भी। ठीक है साहब। मौलाराम और हार्डविक की जो वंशावली हैं वो कहती हैं अजय पाल इस वंश का पहला राजा था। सभासार एक काव्य है, दूसरा काव्य है मानवोदय काव्य। सभासार काव्य और मानवोदय काव्य, मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा परमार वंश या पंवार वंश के बारे में, तो ये जो आप सभासार या मानवोदय काव्य देख रहे हो, नीचे जो धारशील शिलालेख वगैरह देख रहे हो, इनके बारे में सबके बारे में बताता चलूँगा मैं आपको। ठीक है। तो सभासार और मानवोदय काव्य जो हैं उसके आधार पर उत्तराखंड के एनसाइक्लोपीडिया जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल उर्फ चारण, उन्होंने कहा है कि अजय पाल इसका फाउंडर था। किसका? परमार वंश का। अब देवप्रयाग किस ज़िले में? टिहरी ज़िले में ना, टिहरी गढ़वाल ज़िले में देवप्रयाग। अब यहाँ पर एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और कहते हैं कि इस मंदिर के आसपास कौवे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। तो खैर देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, उस मंदिर से जो अभिलेख मिला है उसके मुताबिक जगतपाल इस वंश का फाउंडर था। तो धारशील शिलालेख है वो ये कहता है कि साहब इस वंश का जो फाउंडर था वो अनंतपाल था। तो जब आप प्री एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ वगैरह का एग्ज़ाम हो, या उत्तराखंड में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा। एक तो फ्लैट क्वेश्चन हो गया कि साहब परमार वंश का फाउंडर कौन था, तो आपने आंसर देना कनकपाल। ठीक है ना, सीधे सीधे कनकपाल। ओके, कनकपाल या भानु प्रताप, बताओ तो, भानु प्रताप या कनकपाल? कनकपाल। ठीक है साहब। परमार या पंवार वंश का राजा था, पहला राजा था कनकपाल। ठीक है, इसकी भी कहानी है। तो आपने सीधे सीधे कनकपाल आंसर दे देना। अब वो अगर पूछे, थोड़ा टफ बना देगा क्वेश्चन, वो पूछे कि साहब चारण के अनुसार कौन है, तो मौलाराम के अनुसार कौन है, तो हरिकृष्ण रतूड़ी की वंशावली कौन है, उसके अनुसार कौन, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है लेवल बढ़ता जा रहा है ना। पहले अभी जब उत्तराखंड स्टेट हमारा बना था तो शुरू के 5-6 साल जितने भी एग्ज़ाम हुए, सवाल क्या आते थे, परमार वंश का फाउंडर कौन था, है ना, गढ़वाल का एकीकरण किसने किया, राजधानी श्रीनगर किसने बनाई, हो गया भाई। अब नई नई रिसर्च आ रही है, नई नई किताबें आ रही है, तो एग्जामिनर भी उन किताबों को पढ़ रहा है, तो वो और बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे, बढ़िया बढ़िया मीन्स और गहरे सवाल आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो खैर, तो
एटकिंसन ब्रैकेट हरिकृष्ण रतूड़ी सुदर्शन शाह की वंशावली कनकपाल को, मौलाराम हार्डवी की वंशावली अजयपाल को, सभासार और मानवदय काव्य के आधार पर चाण कहते हैं कि ये अजयपाल, देवप्रयाग मंदिर अभिलेख कहता है जगतपाल, तो धारशिव शिलालेख कहता है अनंतपाल परमार या पवार वंश का फाउंडर था। ओके, खैर आगे चलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो आम धारणा है या जो सभी लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि चमोली ज़िले में एक गढ़ है जिसका नाम है चांदपुर। ठीक है, यहाँ का राजा था भानु प्रताप। अब इसके बारे में दो धारणा है। कोई कहता है कि भानु प्रताप जो थे हरिद्वार कुंभ में गए थे तो वहाँ उनकी मुलाकात जो है कनकपाल से हुई। कोई कहता नहीं, ऐसा नहीं है, कनकपाल ही इनके दरबार में आया था, कनकपाल ही इनके दरबार में आया था। खैर जो भी है, चाहे वो हरिद्वार कुंभ में मुलाकात हुई दोनों की या फिर उनके दरबार में मुलाकात हुई, जो भी है, ये निर्विवाद है कि चांदपुर गढ़ था, चमोली में था, इसका राजा भानु प्रताप था, ये निर्विवाद है। ठीक है, अब इसकी मुलाकात हुई कनकपाल से। अब ये कनकपाल नाम का जो आदमी है ये राजकुमार था, समझ रहे ना, ये क्या था, राजकुमार था। ये कहाँ से आया, ये आया था मध्य प्रदेश में धार से। आजकल चल रहा है ना धार को लेकर के विवाद, कमाल मौला मस्जिद वगैरह है ना, आजकल एक डिस्प्यूट चल रहा है, पढ़ रहे हो ना। हाँ, तो ये कहाँ से आया था, धार, मध्य प्रदेश में धार से आया था। अच्छा, आप नैनीताल किस मंडल में है, किस कमिश्नरी में है, कुमाऊँ मंडल में है ना, तो श्रीनगर किस मंडल में है, गढ़वाल मंडल में है ना। तो उसी तरह से मध्य प्रदेश में एक रीजन है मालवा। कौन सा रीजन, मालवा। तो मध्य प्रदेश में मालवा में जो धार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, धार या धारा नगरी, ये रियासत थी परमारों की। यहाँ के राजा कौन थे, धार के राजा कौन कहलाते थे, परमार वंश के राजा कहलाते थे। तो परमारों की राजधानी धार से या परमार राजकुमार कहाँ से आया, मध्य प्रदेश में मालवा से या धार से या धार नगरी से आया। कौन, कनकपाल। कनकपाल आया और भानु प्रताप ने इसे अपना दामाद बना दिया। मुलाकात हुई दोनों की, किसकी, कनकपाल और भानु प्रताप की दामाद हुई दामाद नहीं हुई, कनकपाल और भानु प्रताप की मुलाकात हुई। भानु प्रताप जो है इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसकी जो योग्यता है, काबिलियत है, जो भी है, उससे प्रभावित हुआ और उससे अपना दामाद बना लिया, अपनी बेटी की शादी कर ली। ठीक है साहब, उसने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हो सकता है वहाँ गद्दी मिलना मुश्किल हो रही हो क्योंकि बहुत सारे राजकुमार होते हैं ना, तो गद्दी किसको मिलेगी कोई पता नहीं है, या उसे गढ़वाल का या उत्तराखंड का जो माहौल है बहुत अच्छा लगा हो, कुल मिला के वो वहीं रुक गया। अब जब कनकपाल भानु प्रताप की जब डेथ हो गई, भानु प्रताप की जब डेथ हो गई तो कनकपाल को गद्दी मिल गई। अब ये कैसे मिली, इसके बारे में इतिहास मौन है। क्या ऐसा था कि भानु प्रताप का कोई और पुत्र नहीं था, या फिर ऐसा था कि कनकपाल ने दामाद बनने के बाद डोमिनेट कर लिया हो, है ना, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया हो। जो कुछ भी है कि ये सत्य है कि चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप, और भानु प्रताप ने कनकपाल को दामाद बनाया। कनकपाल कहाँ से आया था, मालवा या धार या मध्य प्रदेश से। किस वंश का था ये, परमार वंश का था। ठीक है साहब, अब ये राजा बन गया किसका, चांदपुर गढ़ का। गढ़वाल का राजा नहीं बन गया, चांदपुर गढ़ का राजा बन गया। इसने धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि साहब गढ़वाल में या चांदपुर में, गढ़वाल में या चांदपुर में या चमोली में पंवार वंश का फाउंडर कौन था, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछे तो आपने आंसर क्या देना है, कनकपाल को देना। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ठीक है साहब, अब ये परमार पंवार कैसे हुआ, जैसे अग्नि से आग हो गया, है ना, तो चलते ना हिंदी में तत्सम तद्भव शब्द, है ना, जैसे अग्नि से आग हो गया और जैसे रात्रि से रात हो गया। तो अब यहाँ पर जो उच्चारण है परमार का जो उच्चारण धीरे 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 गढ़वाली लहजे में हो गया पंवार। ओके, चलिए साहब आगे चलते हैं। तो अब ये जो परमार वंश था यहाँ पर हो गया पंवार वंश। अब हरिकृष्ण रतूड़ी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि साहब चांदपुर के पास एक जगह है कौनपुरगढ़। कौन सी जगह, कौनपुरगढ़। वो कहते हैं कि यहाँ से जो खंडहर मिले हैं, ये खंडहर जो हैं एक महल के अवशेष हैं। वो महल किसका है, कनकपाल। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ओके। कौनपुरगढ़ क्या है, चांदपुर के पास है और यहाँ से एक महल के खंडहर मिले हैं। और ये खंडहर क्या है, किसका महल है,
कनकपाल का महल। ओके, उसके बाद इस वंश में एक राजा हुआ है, और भी बहुत सारे राजा हुए लेकिन बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है, या उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें मिली नहीं है। तो एक राजा हुआ है सोनपाल। सोनपाल का समय 1243 से 1250 AD, ये इस वंश का 24वां राजा था। अब सोनपाल के बारे में कहा जाता है कि इसके समय में ये जो वंश है या ये जो साम्राज्य है, एम्पायर रियासत है, वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा जिसकी कैपिटल थी चांदपुर, और दूसरा हिस्सा भिलंगना नदी घाटी के आसपास चला गया। 2 हिस्सों में बट गया साम्राज्य। फिर एक होता है लखनदेव, इसका समय 1310 से 1333 AD। ठीक है, अब जो टिहरी रियासत है ना, टिहरी रियासत जो टिहरी दरबार है, भाई राजवंश तो चला गया लेकिन दरबार में जो खजाना वगैरह था वो तो सब उनके वारिसों के हाथ रह गया, तो उन्होंने उसको सहेज कर रखा है। तो टिहरी जो दरबार है उसके खजाने से उन्होंने बहुत सारी कलात्मक चीज़ों का, तरह तरह की एंटीक चीज़ों का कलेक्शन कर रखा है। तो उसमें जो टिहरी के राजा हैं या पंवार या परमार वंश के जो राजा हैं उनके सिक्के भी मिले हैं, बहुत सारे सिक्के मिले। बहुत सारे लोगों को शौक होता है ना भाई, पुराने नोट पुराने सिक्के जमा करके रखते हैं। तो टिहरी दरबार का जो संग्रह है या कलेक्शन है उसमें इसकी जो है तांबे की मुद्रा मिली। मुद्रा माने सिक्का, कॉइन, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है कि टिहरी दरबारी संग्रह से इनमें से किसकी तांबे की मुद्रा मिली है नहीं मिली है, तो खैर किसके मिली है, लखनदेव की। ओके, उसके बाद अनंतपाल, इसका समय 1333 से 1354, ये इस वंश का 29वां राजा था। ठीक है, और मंदाकिनी घाटी से मिला जो धारशिल अभिलेख है वो इसी अनंतपाल का है। और ये धारशिल अभिलेख कहता है कि इस वंश का पहला राजा जो था वो अनंतपाल था। यहाँ लिख रखा है मैंने, धारशिल शिलालेख या धारशिल अभिलेख कहता है कि इस वंश का पहला राजा कौन था, अनंतपाल था। खैर जो भी है, अब उसके बाद इस वंश का 34वां राजा है जगतपाल। 1442 से 1460 के बीच का समय, इसका जो समय रहा। अब देवप्रयाग में, टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग है, मैंने शुरू में बताया टिहरी गढ़वाल में क्या है, देवप्रयाग है। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं शायना, कोई और बोलेगा नहीं, और अलकनंदा और हाँ शाबाश, यहीं से गंगा जी गंगा हो जाती है ना, यहीं से गंगा नाम पड़ता है। तो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है। यहाँ से क्या हुआ है, किसी ने कोई दान किया है, दान करते समय उसको तांबे पे लिख दिया है, तो वो लेख क्या हो गया, दान ताम्र लेख। ताम्र माने तांबा, लेख उस पर लिखा हुआ है। अब उसमें किसी दान का जिक्र है, तो दान के जिक्र के बहाने उसमें क्या मिल गया है कि देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर से जो दान ताम्र लेख मिला है वो किसका है, जगतपाल का है। और जगतपाल इस वंश का कौन सा राजा रहा, 34वां राजा रहा। अब इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अजयपाल की, जिसे हम कहते हैं कि गढ़वाल का एकीकरण किसने किया, अजयपाल ने किया। गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क, कौन था, अजयपाल था। इस वंश का, जैसे मगध में पहला साम्राज्यवादी राजा कौन था, बिलाल बताएंगे, बिलाल। मगध का पहला साम्राज्यवादी राजा कौन था, पहला साम्राज्यवादी समझते हो, जैसे आजकल USA जैसे देश हैं, रूस चाइना जैसे देश हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जीतो, ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जीतो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर कब्जा करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा कर लो, इसको कहते हैं हम साम्राज्यवाद। हाँ बताएं, बिम्बिसार ना, हाँ अग्निवीर में IAS में बहुत अंतर है ना। हाँ मैंने एक स्टेटस लगाया था ना, आंगनवाड़ी वर्सेस यूनिवर्सिटी। हाँ तो सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। बिम्बिसार नहीं, थोड़ा सा और उसके बेटे की तरफ को आ जाओ। बिम्बिसार का बेटा क्या था, वैसे तो कई बेटे थे लेकिन जो राजा बना बिम्बिसार के बाद उसका नाम क्या था, अशोक। कौन बोला अशोक, अरे मेरे सामने बैठ करके, हाँ अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है भारत का पहला, मगध का पहला साम्राज्यवादी राजा था। इसी ने विस्तार जो था वो शुरू किया था, और ये विस्तार भारत में पूर्ण किसके समय में हुआ, अशोक के समय में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बात करेंगे अजयपाल की। थैंक यू।